और एमसीक्यूज तो होते ही हैं, मस्ट हैं कि इसमें से आए, तो इसलिए प्लीज आप इस चैप्टर को आराम से अपने इसको समझना है और उसको फिर अपने याद रखना है। आप अभी आपने जब सबसे पहला चैप्टर एडेप्टेशंस किया था तो उसमें मुख्तलिफ टर्म्स आपने पढ़ी होंगी, जैसे एट्रोफी, एप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। तो प्लेजिया, इन सब से में से ये मतलब लगता है कि प्लेजिया का मतलब ग्रोथ है, ठीक है। तो नियो नियो का मतलब ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है वो किसी भी वजह से हो सकती है। लेट सपोज ग्रोथ हार्मोन है और उसका काम ग्रोथ करना है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। अब ग्रोथ हार्मोन ने किसी जाके किसी रिसेप्टर पे लगना है, जब भी ग्रोथ करेगा ना वो, जब किसी किसी, किसी रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा। तो अगर वो रिसेप्टर्स ज्यादा हो जाएं, ठीक है, यानी कि साइट्स ज्यादा अवेलेबल हो जाएं, तो ऑब्वियसली फिर भी ग्रोथ ज्यादा होगी। और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ये सेल की डिवीजन होती है ना, जब ग्रोथ होती है तो सेल ही डिवाइड कर रहा होता है। तो जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो उसमें कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं या एब्नॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, जिनको बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो कि उसको करेक्ट कर देता है। उन जीन्स को जो कि करेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं पेयर जीन्स। जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, वो खुद खराब हुए हुए होते हैं, म्यूटेशन हुई होती है उनके अंदर। तो इसलिए अगर कोई सेल डिवाइड हो रहा है और वो गलत डिवाइड हो रहा है तो वो उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वो अनकरेक्टेड सेल फर्दर डिवाइड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई। पहली चीज ये कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन वो जीन्स खराब हो गए हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर को ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो रिसेप्टर जीन्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि जी जब सेल डिवाइड हो रहा था और उसने खराब सेल बना दिया तो रिपेयर का जीन आ गया, उसने ठीक कर दिया, लेकिन अब रिपेयर का जीन खराब है। तो तीन चीजें ये हो गई। अब क्या हुआ कि जी रिपेयर के जीन ने बहुत ट्राई कर ली, बहुत ट्राई कर ली, लेकिन फिर भी वो सेल को रिपेयर नहीं कर सका। तो अब वो क्या होगा कि सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन होता ऐसा है कि सेल की डेथ नहीं होती ना इस न्यूप्लेजिया में। न्यू ग्रोथ क्यों बनेगी? न्यू ग्रोथ तभी बनेगी जब कोई एबनॉर्मल सेल सरवाइव करेगा, और उसको सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन भी की भी जरूरत है, उसको जीन स्टिमुलेशन की भी जरूरत है। उसको स्टिमुलेशन कहीं से मिल रही है? उसको उसके रिसेप्टर्स ज्यादा हो गए हैं, उसका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया है, उसकी रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो खराब हो गया है, ये की डेथ नहीं हो रही। यानी कि नॉर्मली तो ऐसे होता है कि कोई खराब सेल बॉडी में बनता है तो उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन इस केस में सेल की डेथ नहीं हो रही। तो जब डेथ नहीं होगी तो वो सेल प्रोलिफरेट करता चला जाएगा, ठीक है। तो चार चीजें मैंने आपको बता दी कि न्यूप्लेजिया नई ग्रोथ को बनाने में वो चार चीजें कैसे हेल्प करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि न्यूप्लेजिया क्या है। वो मैंने आपको बहुत अच्छा एक बता दिया कि जी न्यूप्लेजिया एक न्यू ग्रोथ है। अब न्यूप्लेजिया एक चीज ग्रोथ बन गई किसी भी जगह पे, किसी भी बॉडी के हिस्से में, चाहे वो किसी भी हिस्से में है, ठीक है। तो उसके उसको डिफरेंट नाम देने हैं, उसके नाम जो है वो डिफरेंट कैसे होंगे, और अगर वो ग्रोथ बन गई है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, या वो सेल्स जो ये ग्रो कर रहे हैं, ये जो सेल्स जो म्यूटेट हो गए हैं, जो खराब हो गए हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये सारे टॉपिक्स न्यूप्लेजिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन न्यूप्लेजिया की, उनकी क्लासिफिकेशन, उनको हम कैसे नाम देते हैं, जो ट्यूमर्स हैं उनकी क्या खासियत हैं, क्या खसूसियात हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो जो सेल डिवाइड हो रहा है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है।
तो व्हाट इज अ न्यूप्लाज्म, मैंने आपको बताया अभी कि न्यूप्लाज्म क्या होता है, ठीक है. सो इफ यू put this all vague understanding which I told you in a compact definition. So this definition is an abnormal tissue mass which exceeds and is uncoordinated with that of adjacent normal tissue and persists. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि हर जगह ग्रोथ हार्मोन होंगे, लेकिन उनके मुख्तलिफ नाम होंगे. डिफरेंट ट्यूमर्स की ग्रोथ करने में उनके डिफरेंट नाम होंगे, ठीक है. ग्रोथ हार्मोन निकलना शुरू हुआ, उसने स्टिमुलेशन शुरू की, उसने सेल्स को ग्रो कराना शुरू किया. उसके बाद क्या हुआ कि सेल्स में कुछ ऐसी चेंजेस आ गई हैं कि अब अगर ग्रोथ हार्मोन ना भी हो ना, तो उनको जरूरत नहीं है, वो फिर भी ग्रो करते हैं. फिनोमिनल चीज है जो कि न्यूप्लेजिया में होती है, कि अगर ग्रोथ हार्मोन है ही नहीं, फिर भी सेल ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है. सो you have to memorize the definition of neoplasia, and this definition is an abnormal tissue mass, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of adjacent normal tissue and persists after cessation of stimuli that provoke it. ठीक है जी. अब आप कहेंगे कि जी न्यूप्लेजिया न्यूप्लास्टिक ग्रोथ क्यों है भाई. हाइपरप्लेजिया हमने पढ़ा, उसमें भी ग्रोथ होती थी, उसमें भी ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता था, वो भी ग्रो करता था. डिफरेंस क्या है हाइपरप्लेजिया या नॉन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ में और न्यूप्लास्टिक ग्रोथ में, कि जो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ है उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो चुकी है, उसके जीन्स खराब हो चुके हैं. अब वो जीन्स जो हैं वो रुकने वाले नहीं है, वापसी का उनका कोई रास्ता नहीं है, वो अब खराब हो गए और अब वो ग्रो करते चले जाएंगे. फिर वो अपने गिर्द एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देंगे, एक कैप्सूल बना देंगे. ऐसे एग्जाम्पल है कि ब्रेस्ट के अंदर, आपको पता है कि एक ब्रेस्ट की एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. ब्रेस्ट है, उसके अंदर डक्ट्स हैं, एसएनआई हैं और फाइब्रस टिश्यू है और फैट है, ठीक है. ये कंपोनेंट्स हैं नॉर्मल ब्रेस्ट के. अब क्या होता है कि जी ग्रो करना शुरू होते हैं ब्रेस्ट के एलिमेंट्स, उनमें डक्ट्स ग्रो करना शुरू होती हैं, एसएनआई ग्रो करना शुरू होते हैं. और क्या होता है कि जी इनकी ग्रोथ हो रही है, और लेकिन ये एक डिफ्यूज ग्रोथ हो रही है, ठीक है. डिफ्यूज का मतलब ये है कि पूरे दोनों ब्रेस्ट में हार्मोन्स की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से ये ग्रोथ हो रही है. लेकिन एक ऐसी खातून आती है और वो कहती है कि जी मेरी ब्रेस्ट में एक तरफ एक नोड्यूल है, ठीक है. अब एक डिफरेंट चीज है ना, अगर वो कहे कि जी मेरी दोनों ब्रेस्ट की ग्रोथ हो रही है और साइमल्टेनियसली दोनों ब्रेस्ट में हो रही है, तो फिर तो ठीक बात है ना कि जी ये तो नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल ग्रेजुअल हाइपरप्लेजिया हो रहा है आपकी ब्रेस्ट. लेकिन अगर उसके अंदर एक साइड पे है और एक नोड्यूल सा बन रहा है, तो दैट इज एबनॉर्मल एंड दैट इज न्यूप्लास्टिक, ठीक है. और वो एक डॉक्टर को भी और वो पेशेंट को भी वरी सम होता है कि जी ये क्यों है. तो ग्रोथ जो होती है वो दो तरह की हो सकती है. नॉन न्यूप्लास्टिक हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि वो बायलैटरल होगी, वो डिफ्यूज होगी, उसमें कोई कैप्सूल नहीं होगा, वो कोई मास नहीं बनाएगी. लेकिन जो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ है वो मास बनाएगी, उसके गिर्द कैप्सूल होगा, फिर वो बिनाइन भी होगी और वो मेलिग्नेंट भी होगी, ठीक है ना. तो समझ आई कि ग्रोथ दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन अगर वो जीन्स खराब हो जाए या सेल्स में म्यूटेशन हो जाए तो वो न्यूप्लास्टिक ग्रोथ बन जाएगी, और अगर म्यूटेशन नहीं होगी तो वो नॉन न्यूप्लास्टिक होगी, और अगर न्यूप्लास्टिक होगी तो वो बिनाइन हो सकती है और वो मेलिग्नेंट हो सकती है, ठीक है. अब क्या डिफरेंस है न्यूप्लास्टिक और नॉन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ में, दोनों तरह की ग्रोथ्स हो रही है, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है कि न्यूप्लास्टिक ग्रोथ्स आर अनकंट्रोल्ड एंड irreversible, and non-neoplastic growths are controlled and reversible.
दैट इज अ डिफरेंस। कि हमने पहले बताया कि न्यूप्लेजिया की डेफिनेशन में ये है ना कि जी सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं और uncontrolled हैं, और even the stimulus is being removed, they are uncontrolled and they continuous to grow and they will grow and grow and grow. Okay, लेकिन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ की यही डेफिनेशन है। लेकिन जो नॉन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ्स है उनका अगर हार्मोन्स अगर आप खत्म कर दें तो वो कंट्रोल में आ जाएंगी, वो वापस भी हो सकती हैं। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन। अब मैंने आपको बताया जैसा ब्रेस्ट के मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए, इसी तरह हर ऑर्गन का एक कंपोनेंट होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो उसका पैरेन्काइमा होता है और स्ट्रोमा होता है। ठीक है, कैसे? ब्रेस्ट के अंदर पैरेन्काइमा क्या है? लोब्यूल्स एंड डक्ट्स है। स्ट्रोमा क्या है? जो इर्द गिर्द फाइब्रस टिश्यू पड़ी हुई है, वो कनेक्टिव टिश्यू पड़ी है, जिसमें वेसल्स भी आती हैं, जिसमें नर्व्स भी आती हैं, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू भी आती है, इलास्टिक टिश्यू भी आती है, फैट भी आती है। सो दैट इज द सपोर्टिंग टिश्यू इन अ ब्रेस्ट। अब अगर एग्जांपल ले लें आप लिवर की, लिवर के अंदर जो कॉर्ड्स बन रही हैं हेपेटोसाइट्स हैं, हेपेटोसाइट्स उसका पैरेन्काइमा है, और उसके इर्द गिर्द जो थोड़ा सा फाइब्रस टिश्यू पड़ा हुआ है वो उसका स्ट्रोमा है। इसी तरह आप गट में देख लें, गट में जो लाइनिंग एपिथेलियम है वो पैरेन्काइमा है, और जो इर्द गिर्द फाइब्रस टिश्यू, तो जो स्ट्रोमा होता है वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है पैरेन्काइमा को, सेल्स को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा भी होगा और स्ट्रोमा भी होगा, डिपेंड करता है कि ट्यूमर किसका है। ठीक है, ट्यूमर्स पैरेन्काइमा से भी अराइज कर सकते हैं, यानी कि एपिथेलियम से भी अराइज कर सकते हैं, और स्ट्रोमा से भी अराइज कर सकते हैं। उनके डिफरेंट नाम है। हम देखेंगे कि अगर ट्यूमर पैरेन्काइमा से अराइज कर रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, और अगर जो स्ट्रोमा से अराइज कर रहे हैं हम उसको क्या नाम देते हैं। तो स्ट्रोमा में देखो बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं, फाइब्रस टिश्यू है, स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, फिर उसके बाद वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें स्ट्रोमा में आती है, और पैरेन्काइमा में एपिथेलियम आती है। ठीक है, तो अगर कोई एपिथेलियल ट्यूमर होगा तो पैरेन्काइमा का ट्यूमर होगा तो उसका फर्क नाम होगा, और जो स्ट्रोमा से अराइज करेगा उसका डिफरेंट नाम होगा। अच्छा, अब बिफोर गोइंग टू न्यूप्लेसिया, डायरेक्ट ट्यूमर पे ऐसे नहीं पहुंचता सेल, पहले सेल नॉर्मल होता है, डिस्प्लेसिया कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज शुरू होती है, उसके पे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, पहले माइल्ड होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर सवेयर हो जाता है। ठीक है, तो न्यूप्लेसिया, कंप्लीट न्यूप्लेसिया बनने से पहले, कंप्लीट ट्यूमर बनने से पहले वो पहले एक स्टेजेस में से गुजरता है, माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर। और वो चेंजेस क्या होती हैं? वो डिस्प्लेसिया होती है। डिस्प्लेसिया को कैसे डिफाइन करते हैं? प्लेसिया जैसे मैंने आपको, डिस्प्लेसिया एबनॉर्मल और डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसिया इज लॉस इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स एज वेल, a loss in the architectural orientation, but basement membrane remains intact. Okay, कैसे? स्क्वेमस एपिथेलियम की एग्जांपल दूंगी मैं आपको। ठीक है, आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे होती है? स्किन के ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद पे होती है, उसके बाद कहाँ होती है? सर्विक्स में हो सकती है। ठीक है, और कहाँ हो सकती है? लंग में हो सकती है, ब्रोंकाई में हो सकती है आफ्टर मेटाप्लास्टिक चेंज। ठीक है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम कहीं पे भी है, लेट सपोज, उसकी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये डिस्प्लेसिया तो किसी भी एपिथेलियम में हो सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए, तो मैं उसके लिए आपको बताती हूँ कि स्क्वेमस एपिथेलियम 6 लाइंस, 6 लेयर्स। ठीक है, वैसे तो 5 लेयर्स हैं, ठीक है, 6 लेयर्स हो गई हैं, ग्रोथ हो रही है जी, 6 से 7 हो गई है, 8 हो गई है, 9 हो गई है। दिस इज जस्ट हाइपरप्लेसिया। ठीक है ना, लेकिन अगर जैसे हमने कहा कि नॉन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ और न्यूप्लास्टिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, कि सेल्स का आर्किटेक्चर खराब हो जाएगा, सेल्स की मॉर्फोलॉजी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मॉर्फोलॉजी
9 लेयर्स में से 3 लेयर्स में खराब हो रही है जो कि बेस से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे माइल्ड डिस्प्लेजिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, प्लीज बी अटेंटिव फॉर दिस कॉन्सेप्ट. हाइपरप्लेजिया में हाइपरप्लेजिया हो जा रहा है, सेल्स खराब नहीं है. डिस्प्लेजिया में सेल्स खराब है, उनकी यूनिफॉर्मिटी खराब है, उनकी ओरिएंटेशन खराब है. एक चीज है कि नीचे एक बड़ी थिक सी मेम्ब्रेन पड़ी होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे सेल्स नीचे नहीं गए अभी तक, ठीक है, तो हम उसको डिस्प्लेसिया कहेंगे. अब मैं आपको बताई थी कि 9 लेयर्स हैं, तो 9 लेयर्स में से अगर लोअर 3 लेयर्स दे आर एबनॉर्मल, तो दिस इज माइल्ड डिस्प्लेसिया. अगर 6 लेयर्स एबनॉर्मल है, दिस इज मॉडरेट डिस्प्लेसिया. और अगर 9 के 9 लेयर्स खराब हैं, तो देन इट इज सवेयर डिस्प्लेसिया और कार्सिनोमा. severe dysplasia both are same things. ठीक है. अच्छा जी, आप में से अगर आपको कोई क्वेश्चंस है अब तक जो मैंने आपको बताया, तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू 10-15 सेकेंड्स ताकि आप उस पर कोई सवाल पूछ सकें, ठीक है. तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें अगर दैट वी कैन मूव ऑन. जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन? चैट में मुझे एक मैसेज आया कि नहीं, तो उनमें से अगर कोई बताना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो प्लीज अभी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम की डेट्स आ गई है. तो प्लीज अपने जो लेक्चर्स के दौरान ही अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलें, ठीक है. ओके, if there are no questions then we can move forward. अच्छा जी, अब मैंने कहा कि जो ट्यूमर्स हो सकते हैं वो बिनाइन हो सकते हैं, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ बिनाइन हो सकती है और मलिग्नेंट हो सकती है, ठीक है. तो जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, उनको मलिग्नेंट से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है मलिग्नेंट ट्यूमर्स की. बिनाइन ट्यूमर्स ओवर द इयर्स ग्रो करते हैं, मलिग्नेंट ट्यूमर्स ओवर द डेज ग्रोस करते हैं, ठीक है. ये तो सबसे पहला डिफरेंस, ये टाइम का डिफरेंस है कि जितना लंबा ट्यूमर होगा तो हम ये होगा कि कोई पेशेंट आके कहेगा जी मुझे 2 years से है, 3 years से है, तो मतलब दैट गिव्स लिटिल इंडिकेशन कि जी ये शायद एक बिनाइन प्रोसेस चल रहा है. हाँ, अगर कोई कहे कि जी ये इतनी गिल्टी जो थी वो जी 15-20 दिनों से ये 2 सेंटीमीटर हो गई है. सो देखो तुम कैसे मतलब डिफरेंस पढ़ाना कि एक साल के अंदर तो 1 सेंटीमीटर थी ग्रोथ, और 2-3 साल में, और उसके बाद 10 दिन में, एक हफ्ते के अंदर वो डबल हो गई. तो इसका मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो गया ना, ठीक है. तो रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा हुआ तो एक सस्पिशन आई कि ये ट्यूमर अब मैलिग्नेंट हो सकता है. तो बेसिकली क्या होता है कि एक तो ये कि ट्यूमर सेल्स का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि उनका डबल होने का टाइम कितना है. जितना टाइम शॉर्ट होगा उतना वो ज्यादा डबल होते चले जाएंगे. लेकिन अब देखो ट्यूमर का जो ग्रोथ हो रही है उसके सारे सेल्स भी ग्रोथ प्रोसेस में आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि उनमें से कुछ सेल्स रेप्लिकेटिव पूल में हो और कुछ ना हो. और तीसरी चीज जो मान है, और लॉस, उनका लॉस हो रहा है, ठीक है, वो किस रेट से कर रहे हैं.
जितना जल्दी करें या लेट करें, लेट करेंगे तो ऑब्वियसली मास ज्यादा एम फेज में जाता है। तो सेल जो है जो कि रेप्लिकेटिव पूल में होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि वो इस साइकिल को फॉलो करते रहते हैं। G0 से G1 में गए, S में गए, G2 में गए, M में गए, फिर G0 में नहीं गए, रेस्टिंग में नहीं गए, फिर वो G1 में चले गए, फिर तो वो फॉलो सेल को रेप्लिकेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बार बार डिवाइड होते रहते हैं, बार बार डिवाइड होते रहते हैं। तो मुख्तलिफ सेल्स डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। कुछ सेल्स घूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। कुछ सेल्स बाहर निकल जाते हैं, वो डिवाइड नहीं करते, कुछ सेल्स मर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सेल्स जो ट्यूमर जो है वो बनता है। लेकिन ट्यूमर ग्रो कैसे करेगा? प्रोलिफरेट करेगा, इनफिल्ट्रेट करेगा, इन्वेड करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और फिर अपने इर्द गिर्द कुछ रिएक्शन शो करेगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लोकल इन्वेजन, कि ट्यूमर ग्रो कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, पीप इन कर रहा है, सीप इन कर रहा है, अंदर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, इर्द गिर्द ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। ऑब्वियसली अगर आप लंग का ट्यूमर है और वो लिवर में जाएगा, तो लिवर के पैरेन्काइमा में जब घुसेगा तो लिवर का अपना पैरेन्काइमा या उसका अपना स्ट्रक्चर तो खराब हो जाएगा ना, तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि लिवर जो है, लिवर के सेल्स वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वो उसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए वो क्या करेंगे? दे विल प्रोड्यूस फाइब्रस टिश्यू, वॉल, बैरियर वॉल्स बनाएंगे उसके गिर्द। इस बैरियर वॉल को, ये फाइब्रस टिश्यू की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, ठीक है। तो cells will infiltrate, they invade, they destroy, and then the cells which they are infiltrating, they try to stop them, they try to make a wall, just they आगे ना प्रोग्रेस करें। ठीक है, so that process of making a wall, of making a fibrous tissue production is called as desmoplasia, desmoplastic reaction. So this term you all should know. What is desmoplasia? Desmoplasia is abnormal fibroblastic reaction, production of fibrous tissue around the tumor cells. ट्यूमर सेल्स के इर्द गिर्द जो फाइब्रोसिस होती है ना, उसको डेस्मोप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे ये जो आपको कॉर्ड्स की तरह सेल्स जो है वो इनफिल्ट्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और दरमियान में आपको पिंक बैंड्स नजर आ रहे हैं, पिंक बैंड्स, ये पिंक बैंड्स। These pink bands are fibrous tissue and these are desmoplastic stroma. This is stroma, this is parenchyma. This is the parenchyma of the tumor and this is the stroma of the tumor. And stroma of the tumor is showing desmoplasia. ये lobular carcinoma breast है, जो कि इंडियन फाइल, जैसे इंडियन सोल्जर्स की एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है इसके नाम के साथ। जैसे इंडियन सोल्जर्स एक लाइन में चल रहे होते हैं, ठीक है, इंडियन फाइल बना रहे हैं 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 इस लाइन में चल रहे हैं। So this is a special characteristic of breast tumor which is lobular carcinoma, कि वो इस तरीके से लाइन बना के चलते हैं। इसी तरह ये है, ये कोई और तरह का ट्यूमर है वही ब्रेस्ट का ही, लेकिन ये थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह का डिफरेंट कॉर्ड्स बना रहा है। ठीक है, और इसके गिर्द जो ये है, ये सारा इसका स्ट्रोमा है, और ये जो स्ट्रोमा है ये भी अगेन इट इज अ डेस्मोप्लेसिया, पिंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे ट्यूमर नर्व के साथ चला गया है, पेरीन्यूरल इन्वेजन हो गई है, विच इज इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर वो होता है कि जो कि ट्यूमर की फर्दर ग्रोथ को डिटरमिन करता है। सो अब ट्यूमर जो है वो ग्रो कर गया है, ट्यूमर बन गया है और ट्यूमर ग्रो कर गया। अब वो कहाँ कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा? एक तो ये कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तानी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करें और इंडिया में घुस जाएं। ठीक है, एक तो डायरेक्ट इन्वेजन ऐसे है। दूसरा ये है कि वो किसी बहरी जहाज के थ्रू जाएं,
या तीसरा है कि वो किसी एरोप्लेन के थ्रू जाएं, या चौथा ये है कि वो पैराट्रूपिंग कर लें। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरीके हैं किसी जगह पहुंचने के। डायरेक्ट भागते हुए चले जाएं, जहाज के थ्रू जाएं, उसके थ्रू जाएं, और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर लें। तो इसी तरह ट्यूमर्स जो हैं वो भी अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो डिफरेंट पाथवेज यूज करते हैं। जैसे वो ब्लड के थ्रू जाएंगे, हिमेटोजेनस स्प्रेड, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू जाएंगे, या वो बॉडी कैविटीज और सर्फेसिस को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लेंगे। कैसे मुख्तलिफ ट्यूमर्स मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरीके से स्प्रेड करते हैं। जैसे गट का ट्यूमर है तो वो एब्डोमिनल कैविटी उसके इर्द गिर्द पड़ी हुई है, तो वो जब बाहर निकलेगा वहां से तो वो कैविटी में चला जाएगा। इसी तरह लंग का ट्यूमर है तो वो थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा। इसी तरह ब्रेस्ट का ट्यूमर है तो वो लिम्फ नोड्स में जाएगा, यानी कि वो लिम्फेटिक्स को करेगा ऑप्ट स्प्रेड करने के लिए। इसी तरह कोई रीनल है, रीनल कार्सिनोमा है, किडनी का ट्यूमर है, वो रीनल वेन में घुस जाएगा, हेमाटोजेनस स्प्रेड हो जाएगा। सो डिफरेंट ट्यूमर्स दे एप्ट adopt different pathways for spread. So we talk about lymphatic spread first because this is the important। और इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब ब्रेस्ट का ट्यूमर होता है वो सबसे पहले जब जिस पहली लिम्फ नोड में जाता है उस लिम्फ नोड को कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। ठीक है, सो सेंटिनल लिम्फ नोड is the first lymph node which is involved by the tumor when breast carcinoma spreads to lymph nodes. So this is Recording in progress. This is the normal lymphatic spread. Okay, so what happens that कि कई दफा ऐसा होता है कि जी ट्यूमर लिम्फेटिक्स को नहीं करते, सेंटिनल लिम्फ नोड को नहीं इन्वॉल्व करते, लेकिन वो किसी और जगह चले जाएंगे, किसी और तरफ चले जाएंगे, एक्जिला में नहीं जाएंगे, किसी और तरफ चले जाएंगे। तो कहीं पे भी जा सकते हैं ट्यूमर, लेकिन नॉर्मली वो इसको फॉलो करते हैं। So this is another example of benign tumor। यूट्रस है, यूट्रस का ये कैविटी है यूट्रस की, उसकी ये लाइनिंग है एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और ये मायोमेट्रियल लाइनिंग, मायोमेट्रियम है, मसल है। तो इसके अंदर एक बिनाइन ट्यूमर पड़ा हुआ है और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर पड़ा हुआ है। ये राइट साइड पे मेलिग्नेंट है और इधर ये बिनाइन है। बिनाइन कैसे है? क्योंकि देखो इसकी कोई टांगे नहीं निकली हुई, इसके कोई टेंटिकल्स नहीं निकले हुए, ये बड़ा ही स्मूथ एक अंदर ग्रो कर रहा है, कैप्सूल के अंदर ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे ये बाहर ग्रो कर रहा है। सो दिस इज बिनाइन एंड दिस इज मेलिग्नेंट। दिस इज स्मॉल, well demarcated and slow growing, non-invasive, non-metastatic, and it is well differentiated. So these are the characteristics of a benign neoplasm. And this is a malignant tumor which is leiomyosarcoma, which is large, poorly demarcated, rapidly growing with hemorrhage and necrosis. The central area is showing necrosis. Locally invasive, metastatic, and poorly differentiated. So these are the differences between a benign and a malignant tumor. And this is a common university question जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि benign tumor और malignant tumor के differences क्या हैं। तो these are the differences। malignant हो सकते हैं। Benign neoplasm, which is not invading the adjacent tissues, is benign, is well circumscribed. And malignant neoplasm, which invades the surrounding normal tissue and spreads to distant sites in a given sufficient time, and it is not well circumscribed. So अगर cells बुरे लग रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ये जो दिस रहा है कि ये लोग हैं जिन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं और ये वो गए, ठीक है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि cells are looking bad, these people are looking bad because they have bad intentions, because they have something in their hand, और ये probably किसी को hit करने के लिए जा रहे हैं। तो if the cells look bad, they are going to behave in a bad manner। और जो cells अब ये है, इनको देख के तो आप
नहीं कह सकते कि ये किसी को हार्म करेंगे। इतने वो स्वीटली दे आर क्वायर में वो गाना गा रहे हैं, और इसके बाद और कंपेयर करें इनके साथ, इनको देख के ही हमें लग रहा है कि ओ दे हैव बैड इंटेंशंस, और इनको देख के लग रहा है कि दे आर गुड। So, these are the differences between benign and malignant tumors. Benign tumors are well differentiated. Malignant tumors, they lack differentiation. Rate of growth is more progressive. Malignant growths, they can be slow to rapid, okay, but they have mitosis. They are multiplying, so they are showing mitosis. And these mitoses are not normal mitosis. They're abnormal mitosis. Then benign tumors are cohesive, expansile, well demarcated, and malignant tumors are infiltrating into the neighboring tissues. So again, these are the factors which makes difference between a benign and a malignant tumor: the rate of growth, the differentiation, the local invasion, and the metastasis. Now, how we name these tumors? This is another important topic. आप उनको नाम कैसे देते हैं? ठीक है? आप ट्यूमर्स किसी भी चीज से अराइज कर सकते हैं। फाइब्रस टिश्यू से कर सकते हैं, कार्टिलेज से कर सकते हैं, बोन से कर सकते हैं, वेसल से कर सकते हैं, मसल से कर सकते हैं, ठीक है, और एपिथेलियम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर्स दे यूजुअली एंड अप विद अ वर्ड व्हिच इज ओमा। ओमा वर्ड से एंड होते हैं। जैसे फाइब्रोमा, फाइब्रस टिश्यू का ट्यूमर होगा तो फाइब्रोमा होगा। कॉन्ड्रोमा होगा अगर कार्टिलेज का ट्यूमर होगा, और अगर ऑस्टियोमा होगा वो बोन का ट्यूमर होगा। लाइपोमा होगा तो वो फैट का ट्यूमर होगा। और बिनाइन होगा ओमा, ओमा मींस बिनाइन, ओके। एडिनोमा होगा तो अगर वो किसी एपिथेलियम का ट्यूमर होगा। सिस्ट एडिनोमा, अगर सिस्ट भी बन रही है और एपिथेलियम एटिपिकल है तो वो, और बिनाइन है तो वो सिस्ट एडिनोमा। और अगर वो पेपिलरी स्ट्रक्चर्स बना रही है, और अगर वो सिस्ट भी बना रही है और वो एपिथेलियम से बन रही है तो वो पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा। तो नामों से हमें पता चल जाता है कि ये बिनाइन ट्यूमर है और ये किस तरह से, कहां से, कैसे अराइज कर रहा है। जैसे ये देखो, ये यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर ये बड़े गोले गोले से बने हुए हैं और बड़े वेल डिमार्केटेड हैं, कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे, बड़े राउंड से इनके स्मूथ कॉन्टोर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे ऑस्पी में भी पूछी जा सकती है, और ये आपको वाइवा में जब स्पेसिमेंस रखे होते हैं ना इसके सामने, जो आपका एग्जामिनर होता है उसके सामने स्पेसिमेंस रखे होते हैं, तो स्पेसिमेंस में ये लायोमाइमा वाला स्पेसिमेन तो जरूर होता है, ठीक है। तो वो आपसे सवाल क्या करते हैं, वो ये पूछते हैं आपसे कि जी ये यूट्रस है। पहले तो पूछते हैं ऑर्गन कौन सा है। यूजुअली आप लोग ना यूट्रस को पता नहीं किडनी बना देते हैं, कुछ बना देते हैं लोग ना, ठीक है। आई डोंट नो, आई एंड होपफुली आप इसको यूट्रस ही कहेंगे। और ये आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये बड़े नोड्यूल्स हैं, तो दीज आर सपोजिटली दे आर बिनाइन, लेकिन जब उनको माइक्रोस्कोप में देखा तो वाकई बिनाइन थे, ठीक है। तो अगर ग्रॉस जो है ना वो आपको बड़ा बता देती है कि अगर ग्रॉस ही अगर आपको ट्यूमर इन्वेड करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो मेलिग्नेंट नहीं है, वो खराब नहीं है, वो बिनाइन ही है, ठीक है। अब ये एक पेपिलोमा है विच इज अ बिनाइन एपिथेलियल नियोप्लाज्म। ये एक स्क्वेमस एपिथेलियम से अराइज कर रहा है, तो इसलिए हम इसको स्क्वेमस पेपिलोमा कहते हैं। तो जिस एपिथेलियम से कोई ट्यूमर अराइज करता है उसको उसी का नाम देते हैं। ये भी एक ट्यूमर है, ठीक है, ये भी बड़ा वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, और ठीक है, ये ब्रेस्ट के अंदर ये भी एक ट्यूमर है, और उसकी माइक्रोस्कोपी देखें तो ये फाइब्रोएडिनोमा है, ठीक है। बिनाइन फाइब्रोएपिथेलियल ट्यूमर है, बड़ा कैप्सुलेटेड है, बाहर नॉर्मल ब्रेस्ट पैरेन्काइमा पड़ा है और इधर ये ट्यूमर पड़ा है। ये देखो ये कैसा ट्यूमर है, इसका तो बॉर्डर्स ही मुझे नहीं डिफाइन हो रहे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपी पे देखो कैसा था, ये मेलिग्नेंट था। ग्रॉस पे ये मेलिग्नेंट लग रहा था, देखो ये टंग्स निकाल रहा है, कोई गोला सा नहीं है, सर्कमस्क्राइब नहीं है, बट दिस इज इन्वेडिंग, बाहर वाले टिश्यू में इसमें जा रहा है, ठीक है। ये सारे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की एग्जांपल्स। दिस इज टेराटोमा, ठीक है, दिस इज अ टेराटोमा। ओके,
दिस इज अ टेराटोमा ऑफ द ओवरी। टेराटोमा क्या होता है कि वो भी बिनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। सो टेराटोमा इज बेसिकली Teratoma is basically a tumor which is arising from three germ layers. जैसे देखो कि इसके अंदर आपको ऊपर स्क्वैमस एपिथेलियम नजर आ रही है, नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स पड़े हैं, यहाँ पे ये कोई नर्व पड़ी हुई है। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक ट्यूमर बनाते हैं। इसमें हेयर होगा, सेबेशियस मटेरियल होगा, टूथ होगा। ठीक है, तो फैट्स होंगे और एक न्यूरल, ये न्यूरल टिश्यू पड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, वो मिलकर एक ट्यूमर में आ गए हैं सारे। सो दिस इज टेराटोमा। दिस इज एडिनोमा। ठीक है, ये एक गट है, उसके अंदर पेपिलोमा सा बना हुआ है, और ये एक ऊपर पॉलीपॉइडल एलिमेंट है, और ये एक एडिनोमा बना रहा है। तो दिस इज एपिथेलियम से अराइज कर रहा है। ये ब्रेन के अंदर है। ठीक है, ट्यूमर, और बिल्कुल मेनिंजिस के नीचे है, तो ये मेनिंजियोमा है। ये वही यूट्रस के फिर वही फाइब्रॉइड्स दिखा रहे हैं, लायोमायोमास दिखा रहे हैं, बिनाइन लायोमायोमास, स्मूथ मसल ट्यूमर्स। ये फिर गट है, गट के अंदर जो है वो डिफरेंट पॉलिप्स बने हुए हैं। ये इट इज सिंड्रोम होता है जिसे एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये उससे, उसमें जो है ना वो डिफरेंट पॉलिप्स है, 100 के करीब पॉलिप्स बन सकते हैं। अब तुम देखो कि ये पॉलिप्स मुख्तलिफ तरह के, ये छोटा पॉलिप है, ये बड़ा पॉलिप है, बड़ा इसका कॉलीफ्लावर लाइक इसकी अरेंजमेंट है। तो दिस इज malignant, this looks like malignant, and this small one looks like benign, this looks like, इसकी स्टॉक भी है। तो मुख्तलिफ पॉलिप्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हैं। So possibly this gut is from a patient who has adenomatous polyposis coli syndrome. इसमें कोलन के अंदर तकरीबन 100 के करीब पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है जिसके अंदर स्टोन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक और ट्यूमर है, ये लाइपोमा है। ठीक है, फैट सी लग रही है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम डिवाइड करते हैं, उनकी नाम उनके हम देते हैं कार्सिनोमा या सार्कोमा। तो कार्सिनोमा हम उस ट्यूमर को कहते हैं जो एपिथेलियल से निकलता है। जैसे वो स्क्वेमस सेल से अराइज करेगा तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ग्लैंड से अराइज करेगा एडिनोकार्सिनोमा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से अराइज करेगा टीसीसी, और अगर किडनी से अराइज करेगा तो रीनल सेल कार्सिनोमा। और सार्कोमास जो होते हैं हम उनको कहते हैं जो कि मीजेनकाइमल एलिमेंट से या फाइब्रस टिश्यू से या मसल से या कार्टिलेज से या बोन से या फैट से ट्यूमर्स अराइज करते हैं। जैसे फाइब्रस टिश्यू से होगा तो बिनाइन होगा फाइब्रोमा, और मलिग्नेंट होगा फाइब्रोसार्कोमा। अगर बिनाइन होगा बोन से अराइज करेगा ऑस्टियोमा, और अगर वो मेलिग्नेंट होगा तो ऑस्टियोसार्कोमा। अगर वो फैट से अराइज करेगा बिनाइन होगा लाइपोमा, और अगर वो मेलिग्नेंट होगा तो लाइपोसार्कोमा। फिर देर इज अनदर टर्म विच इज कॉल्ड एज एनाप्लेजिया। ठीक है, जैसे आपको पता है नियोप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, नाउ दिस इज एनाप्लेजिया। ये जो ऊपर वाली तस्वीर है इसके अंदर आप देखो कि ये सेल्स कैसे हैं, इतना बड़ा न्यूक्लियस, इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म, अजीब सी शक्ल। इस शक्ल का सेल अब कोई और ऐसा मिल ही नहीं रहा इसके अंदर, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अजीब जाइंट सेल बना रहा है। So this variation of size and shape of cell is called as pleomorphism. Pleo means various, different. Morphism means appearance. Pleomorphism. So this is anaplastic tumor which is showing cellular and nuclear variations in size and shape. The prominent cell in the center has abnormal tripolar spindle cell shaped mitosis. इस वाले में ठीक है, यहाँ पे mitosis Recording in progress. Okay, so and this is the well differentiated squamous cell carcinoma of the skin, और ये मिल रहा है अपने स्क्वेमस सेल से। तो ये एनाप्लास्टिक है जो कि पता ही नहीं चल रहा कि ये किससे मिल रहा है, किस ट्यूमर सेल से का ये है। अजीब सा लग रहा है, पता नहीं स्क्वेमस है, पता नहीं एडिनो है, पता नहीं सार्कोमा है, कोई नहीं पता चल रहा।
लेकिन इसको देख के, तीसरी तस्वीर में देख के हम कह रहे हैं कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये स्क्वेमस सेल से मिल रहा है, तो हम इसको पहचान रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे वेल डिफरेंशिएटेड, कि ये मिल रहा है अपने उससे, ठीक है। ये दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ये सर्विक्स का सेक्शन है और उसमें प्रोट्रूड कर रहा है ट्यूमर बाहर आ रहा है। दिस इज लंग कार्सिनोमा, ठीक है, ये लंग का स्ट्रक्चर है स्पॉन्जी सा, पीछे बैकग्राउंड और उसके अंदर ये ट्यूमर है। ये लिवर के अंदर है और इसके अंदर देखो एक दरमियान में एक बड़ा नोड्यूल है और एक छोटे छोटे बाहर भी जा रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है जी, ये क्या हो सकता है बताएं मुझे, कौन बताएगा? शुड आई नेम समवन? जो सबसे ऊपर है मैं उसको ही कह देती हूँ, आमीना सियाल। जी आमना, व्हाट डज इट लुक लाइक? हम्म, आमना आप इधर ही है? आई यू हियर? कोई और जो इस वक्त जाग रहा है? एडिनोमा। एडिनोमा, बेटा एडिनोमा तो चलो ठीक है, ये इनको क्या कहोगे, ये जो बाहर इससे मिलते जुलते बाहर अंदर बाहर चले गए, इन्फिल्ट्रेट कर रहा है ना बाहर। अगर सिर्फ यही होता, इनकैप्सुलेटेड होता, तो ये एडिनोमा होता, और अगर ये बाहर चले गए तो इसका मतलब है कि ये इट्स नॉट नाउ एडिनोमा, इट हैज बिकम कार्सिनोमा। ओके, सो यू हैव टू लुक फॉर द पेरिफेरी एज वेल, ठीक है। ये किडनी का ट्यूमर है। दिस इज स्किन के ऊपर ब्लैक पिगमेंटेड लियन, दिस इज मेलानोमा। अच्छा एक और बात, मैंने कहा मेलानोमा, तो ये क्या आप लोग ये कहोगे कि ये बिनाइन है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था कि वो बिनाइन ट्यूमर्स ओमा से एंड होते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक मेलानोमा, लिम्फोमा, seminoma, ठीक है। So these are the exceptions. These some of the tumors, they are arising from they are ending with the word oma, but they are not benign. Like melanoma is not benign. This is a tumor of malignant tumor of melanocytes. Lymphoma is a malignant tumor of lymphoid cells, but this is not benign. Okay, so there are some exceptions which you have to remember. This is leiomyosarcoma. The cells are elongated, pleomorphic, with hypochromatic nuclei and mitotic figures are there. This is another tumor. जी जी मायरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? Hello, Myra, you raised your hand. So do you want to ask something? You can unmute yourself and then you can ask me. सो नेमिंग ऑफ नियोप्लाज्म्स थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि जो एपिथेलियम से अराइज करेंगे उनको हम बिनाइन को हम पैपिलोमा, एडिनोमा कहेंगे, और जो मेलिग्नेंट है उनको हम उनके साथ हम वर्ड कार्सिनोमा लगाएंगे। जैसे अगर स्क्वेमस एपिथेलियम से अराइज कर रहा है और बिनाइन है तो वो पैपिलोमा होगा, और वो मेलिग्नेंट है तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। बेजल सेल्स ऑफ स्किन से अराइज कर रहा है तो वो बीसीसी, बेजल सेल एडिनोमा और बेजल सेल कार्सिनोमा। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ग्लैंड्स और डक्ट से अराइज कर रहा है, जैसे एडिनोमा ऑफ द कोलन और एडिनोकार्सिनोमा। हेपेटोसाइट से अराइज कर रहा है तो हेपेटोसेलुलर एडिनोमा और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। मेलानोसाइट से अराइज कर रहा है तो नीवस इज द बिनाइन टर्म फॉर बिनाइन and melanoma of malignant, and then renal cell adenoma, renal cell carcinoma, and some transitional cell papilloma and transitional cell carcinoma. Then mesenchymal जो मैंने आपको कहा कि उनके साथ वर्ड सार्कोमा ऐड होगा जब वो malignant होंगे। बोन का ऑस्टियोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कार्टिलेज का कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, फाइब्रोमा, फाइब्रोसार्कोमा, और माइलॉइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज में लिम्फोमा और ल्यूकीमियास। मसल में स्मूथ मसल जैसे यूट्रस के अंदर होता है लायोमायोमा, लायोमायोसार्कोमा। अगर स्केलेटल मसल से अराइज कर रहा है तो रेब्डोमायोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा। और अगर वेसल से अराइज कर रहा है तो हिमेंजियोमा और एंजियोसार्कोमा, और जर्म सेल से अराइज कर रहा है तो टेराटोमा और टेराटोकार्सिनोमा। ठीक है,
अदर टर्म्स आपको जो आनी चाहिए वो कोरियोस्टोमा, हेमाटोमा, प्लेमोर्फिक एडिनोमा एंड टेराटोमा। ये 4 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। प्लेमोर्फिक एडिनोमा को हम मिक्स्ड ट्यूमर भी कहते हैं। टेराटोमा मैंने आपको दिखाया भी, जैसे पहले ओवरी के अंदर जिसमें मल्टीपल टिश्यूज थे, देयर वाज अ स्किन, देयर वाज अ फैट, देयर वाज न्यूरल टिश्यू, हेयर, ठीक है, ये सब चीजें मिलकर एक ट्यूमर बना रही थी। एंड दिस ट्यूमर इज अराइजिंग फ्रॉम 3 germ layers. So this is the difference between pleomorphic adenoma, which is a mixed tumor, and teratoma. So in pleomorphic adenoma, which is a mixed tumor, it has also epithelial and mesenchymal element. वो भी mixed elements होते हैं उसके अंदर। लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में? कि प्लेमोर्फिक एडिनोमा इज अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर, वो एक जर्म लेयर से अराइज करेगा, जबकि टेराटोमा 3 जर्म लेयर से अराइज करेगा। हेमाटोमा क्या होता है कि हेमाटोमा इज abnormal proliferation of normal constituents of an organ in abnormal proportion. जैसे लंग के अंदर कार्टिलेज भी है, मसल भी है, फैट भी है, वेसल्स भी है, तो एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में कार्टिलेज इतनी होगी, मसल इतना होगा, अल्लाह ने एक बड़ा स्पेसिफिक बनाया हुआ है, ठीक है। उन उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर, लेकिन जब एबनॉर्मल हो जाएगी, कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, तो क्या होगा कि कार्टिलेज बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक मैस बना देगी, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रॉइड हेमाटोमा, ठीक है। तो हेमाटोमा में होते उसी ऑर्गन के ही स्ट्रक्चर्स हैं, बट वो एबनॉर्मल प्रोपोर्शन में होते हैं, समझ आए? और फिर क्या है कि जी अगर लेट सपोज स्टमक के एपिथेलियम है वो पैंक्रियाज में चली जाए, या मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोजा आ जाए, तो वो ये है कि समथिंग इन एबनॉर्मल लोकेशन व्हिच इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट। सो कोरियोस्टोमा एंड हेमाटोमा आर लिटिल इंटररिलेटेड, जिसके अंदर हेमाटोमा में तो उसी ऑर्गन के ही स्ट्रक्चर्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनका प्रोपोर्शन एबनॉर्मल हो जाता है। और कोरियोस्टोमा में क्या होता है कि वो सेल उठ के किसी और जगह चले जाते हैं, ठीक है। So there are mixed differentiations like pleomorphic adenoma, teratoma, which is arising from more than one germ layers. Aberrant differentiation is hematoma, disorganized mass of tissue whose cell types are indigenous to the site of lesioning. मैंने कहा ना कि जिस organ में hematoma बनेगा, वो जिन चीजों से बनेगा वो चीजें उस organ में already होंगी, ऐसा नहीं है कि वो कोई फर्क चीज आ जाएगी। And then choriostoma in which ectopic focus of normal tissue. Now we are doing the characteristics of tumors. Characteristics of tumors are characterized by first thing is differentiation. जैसे लेट सपोज अगर स्क्वेमस एपिथेलियम से ट्यूमर अराइज कर रहा है, वो स्क्वेमस एपिथेलियम की तरह लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वेल डिफरेंशिएटेड। अगर वो 50% लग रहा है, 50% नहीं लग रहा, तो वो मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है। और अगर वो बिल्कुल नहीं लग रहा, तो वो पूरली डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड। सो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स जो होते हैं वो लगते हैं जिससे वो अराइज कर रहे होते हैं उससे रिजेंबल करते हैं, जबकि अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स दे डू नॉट रिजेंबल। So this is how we grade tumors. If the tumor is looking just like the father or parent cell, so this is well differentiated. If it is not mimicking, it is moderately differentiated. And if it is poorly differentiated, means कि वो कभी भी अपने उससे नहीं मिलता है, उसकी शक्ल नहीं मिलती। So इसी पे हम ग्रेड कर देते हैं। वेल को हम ग्रेड 1 कह देते हैं, मॉडरेटली को हम ग्रेड 2 कह देते हैं, और पुअर को हम ग्रेड 3 कहते हैं। Okay, so this is adenocarcinoma grading. So adenocarcinoma grading थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें भी यही है कि जितना ग्लैंड्स बना रहा होगा वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा, जो ग्लैंड्स नहीं बना रहा होगा 50% ग्लैंड्स बनाएगा और 50% नहीं बनाएगा, तो वो मॉडरेटली डिफरेंशिएटिंग होगा, और जो बिल्कुल नहीं बनाएगा तो वो पूरी डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन का क्या फायदा है कि अगर कोई वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है और वो किसी अननोन जगह पे आपको मिला है, जैसे स्किन के अंदर कोई नोड्यूल बन गया है और आपने खोला है, देखा है, तो आपने कहा ओ ये तो स्क्वेमस सेल्स लग रहे, तो आप फिर सोच सकते हो कि ये स्क्वेमस सेल्स कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। स्किन का हो सकता है, प्राइमरी लंग का हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो सकता है, गायनी ट्रैक्ट का हो सकता है, ठीक है।
So agar we say that how what is the difference between the prognosis of these tumors, then the well differentiated tumors have शुक्रिया and poorly differentiated tumors have bad prognosis. Please, can you mute yourself? Excuse me. बेटा आप म्यूट कर लें अपने आप को, ठीक है? So this is a glandular tumor which is forming gland. This is well differentiated adenocarcinoma. Anaplasia, I told you the picture of anaplasia in which there is lack of differentiation. The tumors are highly anaplastic. Tumors are highly variable in size and shape. They have different mitosis. They have different types of proliferation. Some cells are elongated, some cells are round, some cells are different shapes. So this is anaplasia. Okay. And dysplasia, I'm not going to again into dysplasia. Dysplasia means abnormal growth. I told you mild dysplasia, moderate dysplasia, and severe dysplasia. I gave you an example of this squamous epithelium. कि squamous epithelium की अगर 9 layers हैं और पहली लोअर थर्ड की 3 layers में dysplasia अगर आ रहा है, abnormal cells आ रहे हैं, तो वो mild dysplasia होगा. अगर 6/9 में आ रहे हैं तो मॉडरेट डिस्प्लेसिया, अगर 9/9 में आ रहा है तो सिवियर डिस्प्लेसिया. तो दिस इज सिवियरली डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम जिसमें डिस्प्लेसिया ऊपर तक जा रहा है. डिस्प्लेसिया कैसे होगा कि सेल्स को हम देखते हैं, उनके न्यूक्लियस को देखते हैं, सेल्स खराब हमें लगना शुरू हो जाते हैं. सेल्स हमें खराब कैसे लगते हैं? जैसे यहाँ पे अगर आप देखो इस तरफ लेफ्ट साइड पे तो बहुत पिंक पिंक सी एपिथेलियम है और यहाँ पे नीली नीली आ रही है. इसका मतलब है कि न्यूक्लियाई जो है वो अब खराब हो रहे हैं. न्यूक्लियाई का साइज खराब हो रहा है, न्यूक्लियाई का रेशो खराब हो रहा है. नॉर्मली सेल के अंदर न्यूक्लियस 1/3 होता है, ठीक है? 1/3 ऑफ द न्यूक्लियस का साइज होगा और बाकी 2/3 साइटोप्लाज्म होगा. इसीलिए ये जो लेफ्ट साइड पे जो पिंक पिंक आपको एरिया नजर आ रहे हैं वो इसलिए कि साइटोप्लाज्म ज्यादा है, और इस साइड पे आपको नीला नीला नजर आ रहा है क्योंकि अब न्यूक्लियस बड़ा हो गया है. न्यूक्लियस ने वो साइज जो 1/3 वाला था वो छोड़ दिया है. अब वो ऑलमोस्ट सेल के अपने साइज के बराबर है, 3/3, ठीक है? न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस का क्या रंग होता है? नीला, तो इसलिए नीला नीला ज्यादा नजर आएगा. सो द सेल्स आर abnormal, cells are pleomorphic, cells have high NC ratio, they are showing mitosis. So these are the characteristics of a malignant cell. And you can see here the mitosis on the top. जब माइटोसिस ऊपर सरफेस तक आ जाए इसका मतलब है कि ये कार्सिनोमा इन साइटू है या सेवियर डिस्प्लेसिया. So carcinoma in situ is a full thickness dysplasia extending from the basement membrane to surface epithelium. Okay. So if the lesion is no more advanced in CIS, carcinoma in situ, the risk of metastasis is 0. क्योंकि जाहिर है जब ट्यूमर बेस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, तो वहां पे वो ब्लड वेसल्स जो पड़ी हैं और ये लिम्फेटिक्स पड़ी हैं उनको नहीं इन्वॉल्व करेगा, तो वो ग्रो नहीं करेगा. तो वो उसको अगर आप रिमूव कर दें, आपको पता चल जाए कि कार्सिनोमा इन साइटू तक है, तो वो जल्दी से रिमूव भी हो सकता है. So this is carcinoma in situ, in which there is full thickness dysplasia, 9/9 layers are involved, and they are showing mitosis, they are showing pleomorphism, they are showing high NC ratio, and this is carcinoma in situ or severe dysplasia. So this is healthy, this is dysplasia, this is a benign tumor, and which is forming an encapsulated mass, and this is malignant tumor which is going anywhere. Desmoplasia, I told you before, desmoplasia is a change in stroma as a tumor invades. This is called desmoplasia. So desmoplasia is composed of connective tissue and vessels which are surrounding the infiltrating tumors. So it is basically a response of invasion by malignant tumor cells. Tumor cells जब grow कर रहे होते हैं तो अपने गिर्द गिर्द एक वॉल सी बन जाती है स्पिंडल शेप्ड सेल्स की, ठीक है? वो सेल्स जो हैं वो खराब नहीं होते, वो मैलिग्नेंट नहीं होते, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं या रोक रहे होते हैं ट्यूमर को. So this fibrous tissue formation is called desmoplasia. So rate of growth of benign tumors will be slow, and they will be showing capsule. Malignant tumors are fast and they are rapid. Invasion, benign tumors they do not invade, malignant tumors they invade.
Metastasis can be through direct spread, through lymphatics, through hematogenous routes, or through seeding of body cavities. So there's a difference between local invasion and metastasis. Local invasion in which the tumor, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानी आर्मी भाग भाग के इंडिया में घुस जाए, तो दैट इज बेसिकली लोकल इन्वेजन. और मेटास्टेसिस क्या है कि अगर आप अपनी जगह से उड़कर किसी और जगह चले जाएं और आप दरमियान में बिल्कुल नॉर्मल टिश्यू हो, तो वो मेटास्टेसिस है. तो मेटास्टेसिस तीन तरह से होता है, लिम्फेटिक्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू और बॉडी कैविटीज के थ्रू. ये एक और सवाल है आपका इम्पोर्टेंट. सो ओके, अभी जो है वो ओके, अभी हम 1 घंटा हुआ है एंड योर क्लास इज टिल 12:30, ऐसे 1:30 ऐसे ही है ना? अभी 1 आवर हुआ है आपका. एनीबडी कैन टेल मी? मैम 1:30 तक है. हाँ, 1:30 तक है. ठीक है. एक्चुअली दे हैव कंबाइंड 2 लेक्चर्स ना. तो इस लेक्चर में हमने अभी तक किया नियोप्लेजिया. अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप सिर्फ यस और नो में मुझे जवाब दो. नियोप्लेजिया की डेफिनेशन सबको पता चल गई है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के डिफरेंसेस पता चल गए? यस मैम. अच्छा, और ये पता चल गया कि हम ट्यूमर्स को नाम कैसे करते हैं? यस मैम. नॉमेनक्लेचर कैसा है कि फाइब्रस टिश्यू का ट्यूमर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बिनाइन होगा तो क्या कहेंगे? फाइब्रोमा. और मैलिग्नेंट होगा तो फाइब्रोसार्कोमा. और मसल का ट्यूमर होगा, अगर वो बिनाइन होगा तो उसे क्या कहेंगे? लायोमायोमा. और अगर वो मैलिग्नेंट होगा तो उसको हम कहेंगे लायोमायोसार्कोमा. व्हाट इज दिस काइंड ऑफ? अलीबाद, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ? मैम अब सारे नाम तो नहीं समझ आए ना इतनी जल्दी. हाँ, मतलब ऑब्वियसली खुद आपको पढ़ना पड़ेगा. मैं सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो रटने वाली चीजें हैं वो तो रटनी है आपने ना. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? जी मैम. अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि कार्सिनोमा इन साइटो क्या होता है? ये नहीं पता मैम. नहीं पता? अच्छा चलो मैं बताती हूँ दोबारा से, क्योंकि आगे दौड़ते पीछे चौड़ तो करना नहीं ना. ये देखो, कार्सिनोमा इन साइटो इज फुल थिकनेस डिस्प्लेसिया. डिस्प्लेसिया का वर्ड समझ आया आपको? हेलो? यस मैम. नहीं नहीं, ये बच्चा जो है जो कह रहा है मुझे नहीं समझ आया. डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया का कीवर्ड क्या? डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया का क्या मतलब है? मैम जो डिफरेंशिएट हो जाता है अगर कोई टिश्यू नहीं नहीं, मुझे बताओ उसको प्लेजिया डिस्प्लेजिया का, प्लेजिया का क्या मतलब है? प्लेजिया का, स्प्रेड. प्लेजिया का मतलब है ग्रोथ. ठीक है, ठीक है. यस मैम. और डिस्प्लेजिया का मतलब है डिसऑर्डर्ड ग्रोथ. ठीक ओके है. मैम. अच्छा, अब एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक रेशो होता है ना? न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द सेल में होता है. ठीक है. अब वो उसका साइज जो होता है ना, वो 1/3 होता है पूरे सेल का. ठीक है. इसको कहते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो, एनसी रेशो. ठीक है. अब अगर न्यूक्लियस का साइज सेल के साइज के बराबर हो जाए तो एनसी रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी ना?
यस मैम। यस और नो? जी एनसी हो रेशो जाएगी। डिस्टर्ब हो जाएगी ना? ठीक है ना? अब पहले तो नॉर्मली तो ऐसे होता है कि न्यूक्लियस छोटा सा, दरमियान में वन थर्ड बैठा होता है। अब न्यूक्लियस बड़ा होना शुरू हो जाता है और वो हो जाता है 3 बाय 3, सेल के साइज के जितना हो जाता है। फिर सेल अपनी शक्ल बदल लेता है। कोई सेल लंबा हो जाता है, कोई सेल अपना मुंह उधर कर लेता है, कोई सेल अपना मुंह उधर कर लेता है। उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है, उसका साइज भी बदल जाता है। इसको कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, माइटोसिस आना शुरू हो जाती है। तो तीन चीजें जब एक सेल के अंदर आना शुरू हो जाए ना, एनसी रेशो उसकी बदल जाए, उसकी शक्ल बदल जाए, उसमें माइटोसिस आनी शुरू हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसिया। ठीक है। अब डिस्प्लेजिया समझ आ गया कि क्या होता है? डिस्प्लेजिया जी समझ आ गई। डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। और डिसऑर्डर्ड ग्रोथ के तीन पैरामीटर्स हैं। वो कौन से पैरामीटर्स हैं? तो मैम न्यूक्लियर रेशो और इसके न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो ठीक और है। बाकी दोनों। प्लियोमॉर्फिज्म, सेल का साइज और शेप चेंज होना। और तीसरी क्या जी है? माइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस। ठीक है, समझ आ गई डिस्प्लेजिया का? समझ आ गया ना कि डिस्प्लेजिया ये होता है? ठीक है। जी मैम समझ आ गई। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ये एपिथेलियम नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। आ रही है, अच्छा। अब मैं लेट सपोज मैं रफली तुम्हें कहती हूँ कि इसकी लेयर्स में भी 9 से ज्यादा हो, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ कि इस एपिथेलियम की 9 लेयर्स हैं। ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जी जो मैंने तुम्हें बातें बताई, अभी 3 बातें बताई, एनसी रेशो का चेंज होना, प्लेमॉर्फिज्म होना और माइटोसिस होना, वो नीचे वाली 3 लेयर्स में है सपोजिडली। ठीक है। या इस एपिथेलियम के 3 हिस्से कर लो, 1 2 3। तो नीचे वाले वन थर्ड के अंदर ये जो बातें भी बताई हमने, 3 चीजें, माइटोसिस भी है, प्लेमॉर्फिज्म भी है, एनसी रेशो भी ज्यादा है, वो नीचे वाले 3 लेयर्स के अंदर है। ऊपर वाली लेयर्स नॉर्मल है। तो ये हो गया माइल्ड डिस्प्लेजिया। ठीक है, समझ आई? जी ठीक है। और अगर ये यही वाली चेंजेस 2/3 में आ जाए, 2/3 तक आ जाए, नीचे से 2/3 तक आ जाए, तो फिर क्या होगा? मॉडरेट डिस्प्लेजिया। क्यों ठीक हो है। जाएगा? ठीक है। ठीक है। और अगर पूरी लेयर्स इन्वॉल्व हो जाए और माइटोसिस, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर माइटोसिस आ गई, यहाँ ऊपर माइटोसिस आ गई, माइटोसिस भी ऊपर नजर आ रही है, एनसी रेशो भी ज्यादा हो गई है, प्लेमॉर्फिज्म भी है, अब वो सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये क्या बना फिर? सवेयर डिस्प्लेजिया। कार्सिनोमा क्यों? सवेयर डिस्प्लेजिया बना ना? पहले उस तरह चलो ना, कार्सिनोमा इन साइटो का भी वर्ड नहीं हमने यूज करना। पहले हमने माइल्ड डिस्प्लेजिया कब कहा? थर्ड था, ऐसे ही है ना? जी 2/3 एपिथेलियम को इन्वॉल्व किया तो क्या हो गया? मॉडरेट डिस्प्लेजिया हो गया। ऐसे ही है। जी। और अगर फुल थिकनेस एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लिया तो सवेयर डिस्प्लेजिया। ठीक है। तो सवेयर डिस्प्लेजिया का दूसरा नाम क्या है? कार्सिनोमा इन साइटो। जी, समझ आ गई? जी मैम आ गई। समझाने के लिए आपको स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल दिए। कार्सिनोमा इन साइटो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी हो सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए आपको स्क्वेमस। सो कार्सिनोमा इन साइटो इज अ फुल थिकनेस डिस्प्लेजिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन टू सरफेस ऑफ एपिथेलियम। ठीक है, समझ आ गई? जी मैम। अब ये देखो, ये तस्वीर भी वैसी ही है। इसमें अब देखो, ये मुझे बताओ क्या है? ये सेवियर डिस्प्लेसिया है, मॉडरेट है कि माइल्ड है? सिवियर होगा। क्यों, मुझे बताओ ना। अब ये तो आपने साइंस, आप साइंटिस्ट हो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ ना, यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ। टेल मी व्हाई इट इज सेवियर डिस्प्लेसिया। मैम सिवियर डिस्प्लेसिया इसलिए होगा क्योंकि ऊपर वाली जो ये राइट साइड वाली जो लेयर है उसमें बहुत ज्यादा माइटोसिस नजर आ रही है और मुझे तो और सरफेस तक, सरफेस तो साइटोप्लाज्मिक। नजर आ रही है।
सरफेस तक माइटोसिस नजर आ रही है, और सेल्स जो हैं वो हम्म, देखो इतने बड़े बड़े न्यूक्लियाई हो गए हैं, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। ठीक है, और सेल्स के न्यूक्लियाई की शेप देखो फर्क है, कोई लंबा है, कोई गोल है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ठीक है। तो मैम इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें भी हुआ है माइटोसिस वगैरह? जी जी, ये पूरा ही है, उस तरफ जरा ज्यादा है, उसमें माइटोसिस यहाँ पे भी आ रही है ऊपर तक। तो अगर माइटोसिस ऊपर तक आ रही है इसका मतलब है सेल्स खराब है। ठीक है ना, जी। माइटोसिस तो नहीं ऊपर आनी चाहिए। माइटोसिस तो स्क्वेमस एपिथेलियम में सिर्फ बेस पे रहती है, ऊपर नहीं आती। अगर वो ऊपर आ रही है इसका मतलब है कहीं डिस्प्लेजिया है। ठीक है। जी मैम। ठीक है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट बाकियों को भी आई होपफुली समझ आ गया होगा कार्सिनोमा इन साइटू का। और सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूमर्स क्या हो सकते हैं कि डिफरेंशिएशन, वेल डिफरेंशिएटेड, मॉडरेटली या पुअरली डिफरेंशिएटेड। और उसके बाद डिस्प्लेजिया, ये कार्सिनोमा इन साइटू, ये भी कार्सिनोमा इन साइटू है, ये भी कार्सिनोमा इन साइटू। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्प्रेड एंड मेटास्टेसिस। स्प्रेड एंड मेटास्टेसिस जो है वो क्या है कि क्लोज इज द हाउ क्लोज टू अ ब्लड वेसल मस्ट अ सेल बी, यानी कि कितना ट्यूमर सेल ब्लड वेसल के क्लोज होगा तो वो उसको इन्वेड कर सकेगा, दैट इज 1 to 2 mm। अब बेसिकली क्या होता है कि जी कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर्स, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक्टिवेट होके ये ट्यूमर को बना देते हैं। ठीक है, और को इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं। सो दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये इम्तहान में भी आती है। इसके अंदर अगर आप देखो कि सबसे पहले ट्यूमर जो है वो एक्सपैंड हुआ, उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो पिंक मेम्ब्रेन सी आ रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को उसने इन्वेट किया, फिर वो नीचे आ गया, फिर वो वेसल के पास आया, वेसल की वॉल को उसने इन्वेट किया, फिर वहां पे प्लेटलेट्स के साथ और लिम्फोसाइट्स के साथ अटैच होके वो ब्लड में सर्कुलेट करता रहा, और फिर वो दूसरी साइड पे नीचे आया और फिर वो बाहर निकला और कहीं और चला गया। तो ये एमसीक्यू है कि ट्यूमर सेल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर किसके साथ चिपक के ट्रेवल करते हैं, वो लिम्फोसाइट्स को अपना सेल बनाते हैं। लिम्फोसाइट्स उनका एक फेरी होता है, कैरियर होता है, उनका उनका बैरी जहाज जो है वो लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, सो देर इज ट्रांसफॉर्मेशन, देर इज ग्रोथ, there is base membrane invasion, there is angiogenesis, there is intravasation, there is embolization, there is adhesion, there is extravasation, and there is metastatic growth. So this is how a tumor spread. अब फैक्टर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले तुम देखो कि ट्यूमर्स जो हैं वो आपस से डिटैच होते हैं, दूसरे से अलग होते हैं, फिर वो अटैच करते हैं मैट्रिक्स कंपोनेंट्स को, फिर वहां पे उनको डिग्रेड करते हैं। ठीक है जी, जी बेटा शफक। Shafaq, do you have a question? Okay, do you have a question? Hello? By mistake, okay. Uh, so the tumors, they detach themselves, they attach to matrix components, they degrade the extracellular matrix by the enzymes like collagenase, and then they migrate. So these are the factors which basically cause detachment. And then, so this is the pictures showing the loosening of intercellular junctions, then there is attachment, then there is degradation, and then there is migration.
दिस पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्तिहान का सवाल भी है, ठीक है। तो जब ट्यूमर्स इन्वेट करते हैं तो वो सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेट करते हैं, और उसके बाद वो कनेक्टिव टिश्यू को इन्वेट करते हैं, ठीक है। तो दो तरह की इन्वेजन होती है उनकी तरफ से। सबसे पहले ट्यूमर बेस मेम्ब्रेन को इन्वेट करेगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू में जाएगा, और फिर उसके बाद वेसल्स की बेस मेम्ब्रेन ही एंटर होगा, जो मैंने आपको बताया वही है। फिर इन्वेजन करेगा। इन्वेजन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज एन एक्टिव स्टेप। इसमें पहले डिटैचमेंट होती है, अटैचमेंट होती है, डिग्रेडेशन होती है, माइग्रेशन होती है, जो पीछे तस्वीर दिखाई है। ई कैथरीन को आपने याद रखना है। ई कैथरीन इज अ adhesive protein या glycoprotein which is adhering the two cells, ठीक है। और ई कैथरीन, तो अगर जब ई कैथरीन का लॉस होता है, ठीक है, जब उनका खत्म हो जाता है लॉस, तो फिर बेसिकली जो होते हैं ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जी देयर आर चेंजेस इन द पैटर्न्स ऑफ एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले ये देखिए, जो एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका पैटर्न भी चेंज हो सकता है। क्यों ट्यूमर मेटास्टाइज कर रहे हैं, ये उसकी आपको पूरी कहानी बता रहे हैं कि ट्यूमर्स मेटास्टाइज क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि उनके सेल्स के दरमियान जो ग्लू होती है वो खत्म होती है, जैसे ई कैथरीन के एग्जांपल दिया, ठीक है। पहला ये है। दूसरा ये है, जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा में या न्यूरोब्लास्टोमा में क्या होता है कि जी ट्यूमर्स जैसे वो पहले हाईली एडहेसिव होते हैं, बहुत जोर से चिपके हुए होते हैं, अब वो पुअरली एडहेसिव हो जाते हैं, वो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये। फिर उसके बाद क्या होता है कि ट्यूमर डिग्रेड करते हैं बेस मेम्ब्रेन को, कनेक्टिव टिश्यू को, वहां एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट को भी स्टिमुलेट करते हैं कि वो भी प्रोटीएजेस सिक्रीट करें। तो हर तरफ से एंजाइम्स आ रहे होते हैं और हर तरफ से इन्वेजन हो रही होती है। फिर मैट्रिक्स में जेलाटिनेज, कोलेजनेज। Okay, then they also release growth factors. This is very important topic. Please be attentive. This is an university question. जितना भी किया है उसमें सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यूक्यूज है वो। बेनाइन मैलिग्नेंट के डिफरेंसेस, कार्सिनोमा इन साइटू, माइल्ड मॉडरेट सिवियर डिस्प्लेजिया, फिर ये इन्वेजन, हाउ डू यू नेम ट्यूमर्स, फिर एक्स्ट्राविजेशन के ट्यूमर किस तरह मेटास्टाइज करते हैं, ठीक है। ये सारे सवाल आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वाला आज का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकन, दे हैव कीमोटैक्टिक, एंजियोजेनिक, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स। ट्यूमर सेल्स एक और इन्वेजन का मैकेनिज्म भी अडेप्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं एमीबॉइड माइग्रेशन, जिसमें सेल स्क्वीज करते हैं और उसके दरमियान में से गुजरते हुए जाते हैं, और पूरा सेल जो है वो अमीबा की तरह जल्दी तेज तेजी माइग्रेट होकर आगे चला जाता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि अब ट्यूमर जो है वो काफी दूर चला गया है और अब उसने कहीं पे जाके घुसना है, किसी जगह पे उसने एंटर होना है, चाहे वो ब्लड वेसल में एंटर हो या वो किसी और ऑर्गन में एंटर हो, उसने एंटर होना है। तो वो कैसे एंटर होगा? अटैच करेगा अपने आप को सबसे पहले लैमिनिन से, फाइब्रोनेक्टिन से, ठीक है। और उसके बाद फिर नई जगह बन जाएगी एमएमपीज। एमएमपीज तो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। एमएमपीज, कोलेजनेस, प्रोटीएज, ठीक है, जिलेटिनेस, लैमिनेस, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स आ जाते हैं और ये सारे जगह बना देते हैं ट्यूमर के लिए और बहुत ट्यूमर माइग्रेट कर जाते हैं। फिर लोकोमोशन होती है और फिर माइग्रेशन होती है, ठीक है। सो this is all rata, a basic concept and then rata, because you have to memorize कि भी जब रिमूव हो रहा है तो क्या चीज हो रही है, जब वो अटैच हो रहा है तो क्या चीज हो रही है, कौन सी चीजें लें, और जब वो क्लीवेज कर रहा है तो क्या हो रहा है। तो cleavage products of matrix components like collagen, laminin and growth factors like insulin like growth factors, they have a chemotactic activity for tumor cells। यानी कि ट्यूमर एक तो खुद ग्रो कर ही रहा है और अब क्या है कि वो और चीजें भी उसको स्टिमुलेट करें, कहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। और फिर क्या होता है कि स्ट्रोमल सेल्स जो होते हैं, जैसे
स्कैटर फैक्टर है, या हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर है, ये पैराक्राइन फैक्टर करते हैं सेल्स की मोटिलिटी के ऊपर, यानी कि उधर से हार्मोन्स भेजते रहते हैं और उनसे कहते हैं मूव कर मूव कर मूव कर, ठीक है. So then there is vascular dissemination and homing of tumor cells. Tumor cells are vulnerable to destruction by host immune system. Obviously ये मर नहीं रहे हैं tumor cells, इसलिए वो एम्बोलाई बन जाते हैं, वो ल्यूकोसाइट्स के साथ एडहेयर करते हैं, वो प्लेटलेट्स के साथ एडहेयर करते हैं, और सिंगल सेल के तौर पर भी वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और वो ट्यूमर एग्रीगेट्स बना लेते हैं और वो डिसेमिनेट करते हैं, और फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रावेजेट कर जाते हैं, किसी ऑर्गन में मेटास्टाइज कर जाते हैं, आइदर बाय वेसल्स और बाय लिम्फेटिक्स, वहां चले जाते हैं. अब कुछ ट्यूमर्स जो हैं दे हैव प्रोपेंसिटी फॉर सर्टेन ऑर्गन्स. So some tumors have tropism for certain organs. जैसे लंग का ट्यूमर है वो एड्रिनल में जाएगा, और एड्रिनल का ट्यूमर है वो लंग में जाएगा. मतलब जब उसने मेटास्टाइज करना है तो वो जाएगा ही उसी जगह पे. तो ऑर्गन ट्रोपिज्म भी होता है, ठीक है. वो ये होता है कि वो कुछ ऐसे लाइगेंड्स एक्सप्रेस होते हैं जो कि एडीएन मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेस होते हैं, जो कि जाके उसको जाके अटैच कर देते हैं, उसी जगह पे जाते हैं, ठीक है. सो रूट्स ऑफ स्प्रेड आई टोल्ड यू दैट बाय बॉडी कैविटीज हो सकती है, बाय लिम्फेटिक्स हो सकती है, और हेमाटोजेनस स्प्रेड हो सकती है, ठीक है. आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर टुमारो मॉर्निंग 8 o'clock फ्रॉम हियर, यहीं से मैं करूंगी, and then I will go to next. Okay, so this is, I think the time is up. So thank you so much for your listening, and I hope you understand. आज प्लीज इसको न्यूप्लेजिया को खोल कर थोड़ा सा पढ़ लेना, किताब देख लेना, ठीक है. अदरवाइज जो है वो आपको नहीं होगा, ठीक है. और कोई सवाल आपके दिमाग में कोई? कोई सवाल नहीं है? नहीं मैम, कोई सवाल नहीं है. अच्छा, तो सवाल नहीं है ना, तो दिस इज ऑल्सो बैड. Why there are no questions? So please write down questions for me for tomorrow morning, okay? Okay ma'am. Okay. Best of luck. Recording in progress.